All right. So let's quickly get back to where we were. Now, when we talk about objective, it is important that for you as a company or a manager to make a decision, you should have clear objectives. You cannot make your future plans or your strategies without a certain objective in your mind or without a direction. So, whenever you're into the business, the stage in your decision framework would depend like this. सबसे पहले you will have to set up an objective. बगैर objective के आप direction less हो गए, आपको नहीं पता क्या करना है, so you cannot actually achieve something. Second is you assess the problem or situation. क्या मसला है, किस तरह की situation है, how will you deal about it. Then you'll gather proper data and try to find possible solutions. Once that is done, you will consider all the decision options. Like अगर आपको लगा कि तीन चार decisions पे आप आ रहे हो, फिर आप जो भी ऑप्शंस थे यू विल मेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मतलब आप इवैल्यूएट करोगे उनमें से एंड यू विल कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन और उसको इम्प्लीमेंट करोगे. प्लान एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन एंड इवेंचुअली आप लास्ट में इवैल्यूएट करोगे कि ये हमने किया था तो ये सही है या नहीं. So if you could see that every decision depends upon one thing and that one thing is objective, setting up an objective. ठीक है. तो now we're almost on the end of this chapter where we talk about के कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स जो है ना दे माइट चेंज एज वेल. मतलब इनिशियली आपने बात की थी कि हम आए हैं, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे और ये सब, बट लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल अब कोविड का टाइम था. सो इफ यू लुक एट द कोविड टाइम यू विल से कि चाहते तो थे हम कि इस दफा इतना ग्रो करें, यहाँ भी हमारी ब्रांचेस हों, वहां भी, बट right now we are aware कि इकोनॉमी इतने बुरे हाल में that we can't grow the way we wanted to. ठीक है. So this is why the corporate objectives might change over the years. अब इन्होंने कुछ दो तीन एग्जांपल्स दिए हैं, वो देख लेते हैं. A newly formed business may have satisfied the survival objective by operating for several years, and now the owners wish to pursue objectives of growth and increased profit. अच्छा है, बिल्कुल बेसिक है. हर बिजनेस स्टार्ट करता है कहाँ से? सर्वाइवल से. एक साल दो साल के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आता है तो उनका एम चेंज हो जाता है टू बिकम टू मेक श्योर कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही हो, और दूसरा ये कि हम ग्रोथ पे चले जाएं. सेकेंड एग्जाम्पल होता है द competitive and economic environment may change. So the entry into the market of a powerful rival or the start of an economic recession may lead to a firm to switch from growth to survival. इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोविड है, और आई बिलीव के कोविड रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम तो ग्रो करना चाह रहे थे बट इवेंचुअली वी वर अनएबल टू बिकॉज द इकोनॉमी वाज इन रिसेशन बिकॉज ऑफ कोविड. तीसरा होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ इन सेल मार्केट शेयर माइट बी अडेप्टेड टू अ लॉन्गर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ सेल. अभी मैंने एम किया कि 2 महीने में मैं बहुत सारी सेल्स अचीव करूंगा सेलिंग प्राइस कम करके, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज्ड कि आई कैन अचीव बेटर एंड ये सेल्स जो हैं ये सालों तक जा सकती हैं. सो व्हाट विल आई डू, मैं इसको एक एम बना लूंगा, मेजर एम. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस. सबसे पहला होता है आपका कॉर्पोरेट कल्चर. अगर बिजनेस को जो भी एम रखना है इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इट्स कॉर्पोरेट कल्चर इज. ठीक है. तो कॉर्पोरेट कल्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द कोड ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ द मैनेजर. मतलब डिसीजंस किस तरह लिए जाते हैं, मैनेजर्स का एटीट्यूड क्या होता है, एम्प्लॉयज को कितना वैल्यू किया जाता है. तो कल्चर इज एक्चुअली द वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप अपने लोगों को कितना वैल्यू कर रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, हाउ डू यू डील विद थिंग्स. थिंग्स लाइक दीज आर एक्चुअली कॉर्पोरेट कल्चर. ठीक है. तो अगर आपका
फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट कल्चर कहता है कि डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज को शामिल करोगे, तो probably you will think about a different set of objective as compared to someone जो बोलेगा कि भाई हम खुद डिसीजन लेंगे, वी आर दी ओनर या वी आर द सेंट्रल पीपल, तो उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा। द साइज एंड लीगल फॉर्म ऑफ द बिजनेस, ऑब्वियसली जो छोटा बिजनेस होता है जैसे सोल ट्रेडर का, तो उनका पहले इनिशियल काम सिर्फ प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग होगा, दैट इज कि हम इतना प्रॉफिट कमा लें कि हम नॉर्मली अपना लेजर टाइम भी इंजॉय करें और हमारे पास पैसे भी हों। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं जैसे पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देयर एम इज टू अचीव एज मच प्रॉफिट एज पॉसिबल अलोंग विद ग्रोथ। ठीक है, तो इस वजह से साइज एंड लीगल फॉर्म ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। थर्ड इज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। नाउ रिमेंबर, पब्लिक सेक्टर के बिल्कुल अलग तरीके के एम्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर का एम होता है सबसे पहले गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ठीक है, सर्विसेज टू द कम्युनिटी। फिर ये कहते हैं इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स। वेयर एज जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है, उनके वो एम्स होते हैं जो आज हमने पढ़े। उनका एम होता है ग्रो करना, इन मार्केट शेयर इंक्रीज करना, उनका एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सो दे डू नॉट रियली डिपेंड कि भाई लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं या नहीं, हम मशीन्स पे काम कर रहे हैं और हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है। दिस इज हाउ यू एज a public and private sector differ. Then we have the number of years the business has been operating. देखो जो नया बिजनेस होता है ना, नए business will always have a problem that there is someone who's already into the business for the 5 to 10 years, उनका काम होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, मार्केट शेयर इंक्रीज करना। और जब बिजनेस बिल्कुल डिक्लाइन में चला जाता है, देन ऑल्सो देयर। अच्छा, फिर इन्होंने हमें एक बात की थी, ये हमने हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देखा था। तो देखो, डिविजनल, डिपार्टमेंटल एंड ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ये सबके अलग होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले बात की थी। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स रिलेट टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, और ये छोटे छोटे होते हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि हम एक डिपार्टमेंट या एक बंदे की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंक्रीज सेल बाय एन एवरेज ऑफ 5% पर क्लाइंट। ठीक है, इंट्रोड्यूस 5 क्लाइंट्स मोर टू द बिजनेस। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटिंग वाला कह रहा है प्रॉफिट मार्जिन 7% से इंक्रीज करो, फाइनेंस वाला कह रहा है बोरोइंग कम करो, R&D वाला कहता है नया प्रोडक्ट बनाओ। डिविजनल ऑब्जेक्टिव क्या है? वन रीजन, हमें 10% मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज प्रॉफिट्स ऑफ ऑल डिविजन बाय 10%। और लास्टली एम क्या है? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से भी वर्क अपॉन दिस। नाउ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या मतलब है? इफ दिस प्रोसेस इज अंडरटेकन आफ्टर discussion, basically management by objective is a method of coordinating and motivating all staff in an organization by dividing its overall aim into specific targets for each department, manager and employee. तो आप अपना जो पूरा एम है, कॉर्पोरेट एम, उसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हो दैट यू क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मोटिवेट द इंटायर स्टाफ कि भाई तुम्हें इस पूरे एम को तुम्हें छोटे छोटे टारगेट्स दे दिए गए, हर डिपार्टमेंट को, हर इंडिविजुअल को। if they start achieving those targets and those aims, what will happen is they will eventually be able to achieve that profit, मतलब जो profit नहीं, that particular corporate aim. So this is how it is worked over here. अच्छा, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्टिव या डिसीजन मेकिंग को अचीव करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम्युनिकेट। एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को क्लियरली बैठ के बता दो कि हम लोग ये करना चाहते हैं, एंड इन डूइंग दैट यू एक्चुअली ट्रांसलेट देम देयर टारगेट्स। मतलब अगर हम ये करना चाहते हैं तो उसके अंदर हाउ डू वी वांट यू टू हेल्प। ठीक है, so it is essential for effective setting of aims and objectives.
अगर आप इंडिविजुअल्स को नहीं बताओगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि आ सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आप उनको एम्प्लॉय कर लोगे, मतलब इन्वॉल्व कर लोगे, तो क्या फायदा है? यू कैन अचीव मोर। एम्प्लॉयज और मैनेजर्स मिलके ज्यादा अचीव कर सकते हैं क्योंकि उनको क्लियर डायरेक्शन है। Employees seeing the overall plan and understanding how their individual goals fit into the company. अब employees को पता होगा कि हम अगर अपना टारगेट अचीव करेंगे तो उससे ओवरऑल कंपनी को क्या फायदा होगा। Creating shared employee responsibility, employees will feel more reputable and they'll feel कि हमारा ज्यादा फोकस है। फिर एम्प्लॉयज और मैनेजर्स जो हैं वो ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं एंड मैनेजर्स वुड बी मोर अवेयर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज। अच्छा, जब हमने मिशन स्टेटमेंट की बात की थी तो हमने ये भी बात की थी कि भाई एथिकल वैल्यूज होती हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में। तो कई बिजनेसेस उसको बड़े आसानी से फॉलो करते हैं। तो अब ये जैसे होता है कि कुछ जगह पे क्वेश्चन आ जाता है आपके एथिकल और मॉरल वैल्यूज पे कि भाई अगर एक टॉय कंपनी है, कैन दे एडवर्टाइज यंग चिल्ड्रन, मतलब कोई हार्मफुल प्रोडक्ट हो, कोई गन्स हो और उस पे हो, तो क्या वो मतलब इस तरह की कैंपेन लॉन्च कर दें जिसपे फिर वो मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते रहें कि हमें ये दिलाया जाए। या इज इट एक्सेप्टेबल टू टेक ब्राइब्स टू प्लेस एन ऑर्डर विद अनदर कंपनी। अब ये सारी चीजें वो हैं जो एथिकल ग्राउंड्स पे आप क्वेश्चन करते हो। ठीक है, वेदर इट इज अ गुड ऑप्शन टू डू दिस और नॉट। तो ये जो है ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। बहुत सारी कंपनीज एथिकल कंसिडरेशन बहुत ज्यादा लेती हैं एंड दे लाइक कि हम ये ऐसी चीजें कभी भी नहीं करेंगे। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन चीजों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते और वो कहते हैं कि भाई हमारा फोकस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बस उसको अचीव करो, बाकी फिर देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। सही है, तो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर is evaluating ethical decisions. Now, what you do is कि आपके पास जब भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, you try to evaluate adopting and keeping to a strict ethical code in decision making can be expensive in the short run. देखो एक्सपेंसिव क्यों हो सकता है कि अगर आप कोई बहुत एथिकल सप्लायर के पास जाओगे वो आपकी बिजनेस कॉस्ट को बढ़ा देगा। ब्राइब नहीं लोगे तो हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट ना मिले आपको। ठीक है, आप अगर अपने आप को लिमिट कर दोगे किसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन पे तो हो सकता है वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो अनएथिकल थी वो आपको ज्यादा रिवॉर्ड दे रही थी। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन। बट अगर लॉन्ग टर्म में बात करोगे तो आपको फायदा क्या है? आपको कोई केस नहीं हो सकता, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बैड पब्लिसिटी नहीं होगी आपकी, आपके कस्टमर्स वुड वैल्यू एज एन एथिकल कंपनी एंड दे विल ट्राई टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू। गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देने की कोशिश करेगी नोइंग दैट यू वन एथिकल कंपनी। आपका स्टाफ, आप एम्प्लॉयज वुड बी हैप्पी विद वॉट whatever you're doing and they'll be more motivated to work with an honest company rather than companies which are into wrong things. ठीक है, तो with this we are done with the chapter. अब I'll upload the recordings इंशाल्लाह आज के दिन तक। ये देख लो कि ये जो बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं these are very important and whenever you're actually uh, like revising the entire lecture तो आपको करना ये चाहिए कि once you read the chapter you can go through the questions। बेशक इवन इफ यू डोंट राइट, यू जस्ट राइट द पॉइंट्स विद योरसेल्फ कि हम लोगों का इसका आंसर व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। आपने क्लियरली डिफाइन कर दिया मिशन स्टेटमेंट वाला पैराग्राफ पढ़ के कि मिशन स्टेटमेंट क्या बताती है। Mission statement clearly defines your core objectives of a business and on which the business is built. इस तरह की बात। What are often considered to be the practical limitations of mission statements that is clearly defined. अब ये वाले वो questions हैं जो आप अगर एक दफा if you attempt them, so your entire chapter would be revised। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू डू दिस। आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग्स और उसके अलावा अब से मैं कोशिश ये करूंगा कि आई रिकॉर्ड द लेक्चर्स फर्स्ट सो दैट आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो व्हेन
All right, so now I'm ending the meeting over here. You can see the recording afterwards.